गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे अपने अध्याय 3 के जो हमारा टॉपिक है वह है श्रमिकों पर नियंत्रण। श्रमिक आप सभी जानते हैं किसको श्रमिक बोला जाता है। तो प्रत्येक देश में प्रत्येक राष्ट्र में श्रमिक पाए जाते हैं, मेहनत करने वाले, जिसको आप मजदूर भी कहते हैं। तो भूमध्य सागर और निकटवर्ती जो पूर्वी पश्चिम के जो बच्चों देश क्षेत्र हैं और देश हैं, वहाँ पर क्या था बच्चों, जो श्रमिक थे वो धीरे धीरे दास बनते चले गए। अर्थात 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म ने राज्य धर्म बनाने के पश्चात भी गुलामी की जो प्रथा थी उसे कोई गंभीर चुनौती नहीं दे सका। अर्थात गुलामी अभी भी वहाँ पर बरकरार रही। तो रोमन साम्राज्य में बच्चों अर्थव्यवस्था में अधिकांश जो था दास द्वारा ही श्रम किया जाता था, कार्य किया जाता था। खेतों में, खलिहानों में और खदानों में श्रमिक ही कार्य करते थे। तो रोमन अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पहली शताब्दी से पूर्व सामाजिक और आर्थिक जीवन में दासों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दासों की कमी को पूरा करने के लिए बच्चों दास प्रजनन प्रथा को बढ़ावा दिया गया। अर्थात दासों को अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता था। श्रमिक तथा मजदूरी की नियुक्ति की जाती थी, जिन्हें गुलामों के विपरीत नियमित वेतन दिया जाता था। तो उन श्रमिकों को क्या था बच्चों, नियमित वेतन दिया जाता था, अर्थात फिक्स सैलरी के रूप में उनको वेतन मिलता था। इन पर गुलाम की तुलना में कम खर्च बैठता था। इसलिए यदि इस अवधि में कृषि क्षेत्र में अधिक संख्या में गुलाम मजदूर नहीं रहे, जहाँ उच्च वर्ग दासों के प्रति क्रूर था, वहीं आम लोग उनसे अधिक सहानुभूति चाहते थे। इन दासों एवं मुक्त व्यक्तियों को व्यापार प्रबंधकों के रूप में जो था अपने व्यापार के कार्यों करने के लिए नियुक्त किया जाने लगा था। अब उनकी अधिक आवश्यकता उनको नहीं रह गई थी। इस प्रकार दक्षिण स्पेन से आए पहली बार लेखक कोलुमेल ने भी कहा है, उन्होंने बताया है कि जमींदारों को अपनी ज़रूरत से दुगनी संख्या में उपकरणों एवं औजारों को सुरक्षित भंडार रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? जिससे उत्पादन लगातार होता रहे, उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। क्योंकि दास श्रम संबंधी समस्या और समय की जो हानि है ऐसे मदों से लागत से अधिक बैठती है, इसलिए लगातार निरंतर कार्य होता रहना चाहिए। निरीक्षण की प्रक्रिया को कारगर बनाने हेतु कोलुमेल ने एक सुझाव दिया था कि श्रमिकों को 10-10 के समूह में बांट दिया जाए, जिससे उनके काम पर निगरानी रखी जा सके। उन्होंने एक नियम बताया कि 10-10 लोगों का जो है एक ग्रुप बना दिया जाए, जिससे क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि उन पर आसानी से निगरानी रखी जा सकती है। उन्होंने आगे बताया है कि दास समूह के व्यापार को स्थायी करने के लिए वो काम छोड़कर ना चले जाएं, इसलिए उनके पैरों में जंजीर डालकर रखा जाना चाहिए। अर्थात वो कल कारखानों से दूसरी जगह ना चले जाएं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार्य न करने लगे। इसलिए उन्होंने बताया है कि उनके पैरों में जंजीर डाल दी जाए, किसके, जो श्रम का कार्य कर रहे होते थे कंपनियों में। इसके अलावा उन्होंने आगे बताया कि उन्हें अपने सिर पर एक गहरी जाली वाली मास्क या नेट पहनना चाहिए एवं फैक्ट्री के बाहर जाने के लिए सभी कपड़े पहले उतार देने चाहिए। इस प्रकार की उनके लिए व्यवस्था की गई थी। 3री शताब्दी के एक राज्य देश में मिस्र के किसानों द्वारा अपने गांव छोड़कर जाने का उल्लेख मिलता है। इसमें यह कहा गया है कि वे इसलिए गांव छोड़कर जा रहे हैं जिससे उन्हें खेती न करनी पड़े। संभवतः यह बात अधिकांश फैक्ट्रियों पर लागू होती थी। 398 ईसा में एक कानून भी बनाया गया जिसमें श्रमिकों को दागा जाता था। अर्थात यदि वो भागकर चले जाएं तो उनको पहचाना जा सकता था। यदि वो कहीं छिपने का प्रयास करें या दूसरे कारखाने में वो कार्य करने लगे तो उनको बच्चों आसानी से पहचाना जा सकता था। दागने की प्रथा से मतलब ये होता था
कि उनके शरीर पर कोई चिन्ह लगा दिया जाता था। जैसे आपने छोटी क्लास में बच्चों पढ़ा होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने जो घोड़े हैं उनको दागने की प्रथा प्रारंभ की थी, अर्थात उनको सरकारी मोहर लगा दी जाती थी। तो इसके अलावा उन पर नियंत्रण रखने के लिए मालिक द्वारा उनके साथ ऋण पत्र भी भरवाए जाते थे, तो जिससे पता लगता है कि वे लोग मालिक के कर्जदार होते थे और वहाँ से छोड़कर नहीं जा सकते थे, हमेशा कर्ज में ही दबे रहते थे। तो इस प्रकार क्या है कि हज़ारों श्रमिक गुलामी का काम करते हुए कार्य करते थे। कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए बेचकर बंधुआ मजदूर बना देते थे, और केवल स्वयं ही नहीं अपने बच्चों को भी वो उसी कार्य में लगाते थे और बंधक के रूप में उन्हें कार्य करना होता था। ऐसे कई उदाहरण वहाँ पर मिले हैं। 5वीं शताब्दी के अंतिम चरण में सम्राट जो थे, उन्होंने एनेस्टेसियस ने पूर्वी सीमांत क्षेत्र के जो दारा शहर का निर्माण है 3 सप्ताह से भी कम समय में करवा दिया। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के श्रमिकों को बुलाकर उन्हें मजदूरी की ऊंची दर देकर काम करवाया। क्या काम करवाया? इसके अलावा पेपायरी दस्तावेजों से अनुमान लगाया जाता है कि 6वीं शताब्दी तक के मध्य सागर, जो भूमध्य सागर था, उसके क्षेत्रों में तक लोग श्रमिक चारों तरफ बच्चों फैल गए थे। इसके बाद चर्चा करेंगे बच्चों सामाजिक श्रेणियां। तो इतिहासकार ने बताया कि समाज जो है श्रमिकों के अलावा किस प्रकार बटा हुआ था। तो प्रारंभिक समाज के प्रमुख समूह का वर्णन किया है उन्होंने, जिसमें सेनेटर या पेट्रेस शब्द जिसका अर्थ है पिता, अश्वारोही वर्ग के लिए प्रमुख सदस्य जनता या सामान्य वर्ग होता था। इनका संबंध जो होता था बच्चों राजघरानों से होता था, और जो फुहड़ या निम्नतर वर्ग होता था उसको कमीना कारू या सार्डिडा के अनुसार उन्होंने बताया कि तमाशा देखने वाले अंतिम वर्ग होते थे दास। तो 3वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बच्चों सीनेट के सदस्यों की संख्या 1000 थी, और कुल सेनेटरों के लगभग आधे से अधिक इतावली परिवार के थे, जैसे कि हमने प्रारंभ में पढ़ा था। तो एक शक्तिशाली वर्ग था। 4वीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग में जो कॉन्स्टेंटाइन प्रथम का शासनकाल प्रारंभ हुआ, उसमें टेसिटस द्वारा उल्लेखित किया गया है कि सेनेटर और नाइट या अश्वारोही एकीकृत करके एक विस्तृत अभिजात वर्ग बन चुके थे। तो पहले अभिजात वर्ग कौन था? सेनेटर, फिर जो नाइट या अश्वारोही थे वो भी अभिजात वर्ग में सम्मिलित हो चुके थे। तो नाइट या जो अश्वारोही होते थे वे बड़े बड़े जमींदार भी रखते थे। सेनेट सदस्यों के विपरीत ये व्यापार और साहूकारी का काम भी करते थे। अपना पैसा जो है बच्चों ब्याज पर देते थे, इसके अलावा व्यापार भी ये लोग करते थे। इनके पास जाजी बेड़े भी थे। इनके जो एकल परिवार में कम से कम आधे परिवार अफ्रीका तथा पूर्वी मूल के थे। ये प्रवर्ती रोमन अभिजात वर्ग जो था बच्चों अत्यधिक धनी था, किंतु कई तरीकों से यह विशुद्ध सैनिक संभ्रांत वर्ग से कम शक्तिशाली भी था। तो नवीन पृष्ठभूमि के अधिकतर जो अभिजात वर्गीय था, इसके अलावा उसमें मध्यम वर्ग में नौकरशाही, सेना और से जुड़े आम लोग भी शामिल थे, परंतु इसमें अपेक्षाकृत अधिक सौदागर एवं किसान भी शामिल मध्य वर्ग में आते थे। इसके अलावा बच्चों जो सामान्य वर्ग था वह भी मध्यम वर्ग में आता था। इसके अलावा महान सेनेट गृहों ने आश्रितों के रूप में उसका वर्णन भी किया है। मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज्य की निर्भरता ही मध्यम वर्ग के परिवारों का भरण पोषण करती थी। तो मध्यम वर्ग के परिवार जो थे बच्चों वो सरकारी सेवाओं में
कार्य करते थे। इसके अलावा बच्चों, जो मध्यम उच्च दर्जे के नौकरशाही जो वेतन था उनको वो सोना मिलने से समृद्ध हो गए थे। वे अपनी आमदनी का जो भाग था बच्चों, उस भाग को जमीन और अन्य संपत्ति खरीदने में खर्च करते थे। इसके अलावा निम्नतम जो वर्ग था वो एक विशाल समूह था उसका। ठीक, तो इसमें से बच्चों श्रमिक अधिक थे, श्रमिक अधिक शामिल किए गए थे। निम्न वर्ग में श्रमिक अधिक आते थे। इसके अलावा बहुत सारे लोग औद्योगिकों, खनिज प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कामगार, इसके अलावा जैतून की फसल की कटाई करने वाले श्रमिक, इसके अलावा शिल्पकार, मजदूर आदि सब एक श्रमिक वर्ग जो था वो निम्न वर्ग में गिना जाता था। इसके अलावा शहरों और अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग को भी श्रमिक वर्ग में बच्चों रखा गया था। तो पश्चिमी क्षेत्रों में अनेकों श्रमिक फैले हुए थे। इसके अलावा रोम नगर में रहने वाले कुलीन वर्गों, जिनकी संपत्ति लगभग 4000 पौंड या सोने के बराबर होती थी, इसमें वह उपज सम्मिलित नहीं थी जिससे वह उपभोग सीधे कर सके। इसके कुछ पॉइंट दिए हैं कि दास प्रथा को बढ़ाने के लिए क्या व्यवस्था की गई थी। तो इसके बाद बच्चों, परवर्ती साम्राज्य के प्रथम 3 शताब्दियों में प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक नीति को समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पर चर्चा की गई है मौद्रिक नीति की। तो स्पेन की खदानों से चांदी मिलना बंद हो गई तथा सरकार के पास अब चांदी की मुद्रा के प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रह गई थी। इसके अलावा अब क्या था, सोने पर आधारित नई जो मौद्रिक प्रणाली थी उसकी स्थापना की गई तथा परिवर्तित समूचे पुराकाल में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में जो चलन था या प्रचलन में थी, जिसके कारण साम्राज्य में भ्रष्टाचार फैल चुका था। अब क्या था, विशेष रूप से न्याय की चर्चा में, तो न्याय प्रणाली तथा सैन्य आपूर्ति प्रशासन के हाथ में थी। उच्च अधिकारी क्या कर रहे थे, गवर्नर लूट खसोट और लालच के कारण कुख्यात हो गए थे। तो सरकारी कर्मचारी अपने पद से भ्रष्ट हो गए थे। उन्होंने लूट खसोट करना, लालच आदि, और इस प्रकार सरकार ने प्रयास किया इन भ्रष्टाचारियों को, इन लालचियों को रोकने के लिए सरकार ने अनेक कानून बनाए। साथ ही साथ अनेक इतिहासकार, बुद्धिजीवी ने भी ऐसे भ्रष्ट कारनामों को खुलकर निंदा की जो लोग राष्ट्रहित में कार्य नहीं कर रहे थे। तो आलोचना का तथ्य यह है कि जो अभिजात वर्ग था, रोमन राज्य तानाशाही पर आधारित था, वहाँ असहमति आलोचना को कभी कभार ही बर्दाश्त किया जाता था। अर्थात एक तानाशाही शासन उस समय 34वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य में फैला हुआ था। तो साधारणतः बच्चों सरकार का विरोध उत्तर हिंसात्मक कार्रवाई से देती थी। जब वो लोग नहीं मानते थे तो सरकार को उसको दबाने के लिए हिंसात्मक नीति को भी अपनाना पड़ता था। तो इस प्रकार बच्चों 14वीं शताब्दी तक आते आते रोम कानून की एक प्रबल परंपरा का उद्भव हो चुका था। उसने सर्वाधिक भयंकर सम्राटों पर भी अंकुश लगाने का काम कर दिया था। सम्राट लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे एवं नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का सक्रिय रूप से प्रयोग किया जाता था। अतः 14वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में एम्ब्रोस जैसे शक्तिशाली बिशपों ने यह संभव हो पाया कि सम्राट आम जनता के प्रति अत्यधिक कठोर या दमनकारी हो जाए तो बिशप भी उतने ही अधिक शक्ति से उसका मुकाबला करेंगे। तो दो राजा के साथ साथ अन्य वर्ग भी बच्चों, जिसमें एम्ब्रोस और बिशप उभर कर आए थे, ऐसे वर्ग जो राजा को अधिक शक्तिशाली नहीं होने देते थे। तो इस प्रकार बच्चों ये जो हमारा टॉपिक था आज का वो समाप्त होता है। नए टॉपिक में हम चर्चा करेंगे परवर्ती पुराकाल। धन्यवाद।